सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्राचीन इतिहास को हम कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे जो आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में आपके बहुत काम आएंगे। आपको पता है प्राचीन भारतीय इतिहास से प्रश्न आते हैं। चलिए हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज और उनको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पुरा पाषाण काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपनी सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? वो है आपका लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। इसके 3 भागों में बांटा गया है इसको। निम्न पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है और उच्च पुरापाषाण काल है। सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान प्राप्त हुआ? वो है 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? तो यह रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। नेक्स्ट है डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। यह किया था थॉमसन ने किया था। भूवैज्ञानिक पुरातत्व रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किस स्थान से अपना पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था? वह है पल्लवरम, मद्रास के निकट है जो। पल्लवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज की थी विलियम किंग ने। मानव विकास का क्रम है, देखिए क्या है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलिपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियर्डसल, होमो सेपियंस। ये मानव विकास का क्रम है। मानव विकास के क्रम में मानव का पूर्वज बना और पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ। इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलिलोपिथेकस इस काल को कहते हैं। किस आदिकाल में सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ? वो है नियंडरथल। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास हुआ जिस क्रम में, उससे प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का विकास 30,000 वर्ष पहले हुआ जिसे कहते हैं होमोसेपियंस। ये तो खूब पढ़ा होगा आपने। होमोसेपियंस को इन नामों से भी जानते हैं। प्रज्ञ मानव कहते हैं, क्रो-मैग्नोन कहते हैं, चॉन्स लैंड ग्रीमाल्डी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से जानते हैं। मध्य पुरापाषाण काल को हम फलक संस्कृति भी कहते हैं। और इसके उपकरण थे, देखिए वेदनी थी, छेदनी थी, खुरचनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उच्च पुरापाषाण के काल के प्रमुख जो है उपकरण हैं वो तक्षणी है, खुरचना है, ब्लेड्स और ब्यूरिन्स हैं। और इसमें हाँ पारिष्कृतिक औजारों का किस युग में माना जाता है? देखिए पारिष्कृतिक औजार जो हैं वो उच्च पुरापाषाण युग से संबंधित हैं। अगला देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सिहावल एवं संघोवा पुरास्थल हैं। ये निम्न पुरापाषाण संस्कृति के स्थल हैं। चलिए मध्य पाषाण काल पर नजर डालते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल के बाद देखिए मध्य पाषाण काल का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है। यह माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का युग माना जाता है। और पुरापाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच के संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मतलब पुरापाषाण काल के बाद का, नवपाषाण काल के पहले का। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी मिली थी आर्कीबाल्ड कार्लाइन ने दी थी 1867 से 1868 में। मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी? वह विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से इसकी खोज की थी। अब देखिए मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत छोटे होते थे जिन्हें कहा जाता था माइक्रोलिथ उपकरण। छोटे उपकरणों को कहते थे माइक्रोलिथ उपकरण। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का निर्माण हुआ था जेप्सन से, कार्ल्सडेन से, चर्ट फ्लिंट और क्वार्ट्ज से हुआ था। और इनका आकार कैसा होता था इन उपकरणों का? ये होता था चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजीकार।
त्रिभुजामुखी होता था। और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य जो मिले हैं मध्य पाषाण काल से, वो मिले हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जिसको आदमगढ़ बोलते थे, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पुराना अवशेष कहाँ से मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना अवशेष जो मध्य पाषाण काल के मानव अस्थिपंजर का मिलता है वो है सराय नाहर से, सनाय नाहर, महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण। वन्य धान का मिलता है चौपानी मांडो, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अच्छा, किस शिला खोह में से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं, वो है भीम बेटका, मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट है, हड्डी से बने हुए महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। और आपका एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा से, इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाणिक काल में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं दमदमा से। सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से। फिर से बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है आपको नर्मदा घाटी, बोरी, महाराष्ट्र से, मानव अवशेष। नेक्स्ट आपका ये भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है, बेलन नदी घाटी, क्योंकि सब सर्वाधिक साक्ष्य वहीं से मिलते हैं। बेलन नदी घाटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास वाला स्थल इसमें है बांगोर, भीलवाड़ा, राजस्थान। सबसे विशालतम जो मध्य पाषाण काल वाला स्थल है वो है आपका बागोर, राजस्थान में है। और इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राकृतिक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास देखिए 5365 से 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां हैं। जबू, बैल और दिया है भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वास्थाने मानव पाए गए हैं, वो है हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। और बूचड़खाना मिला है महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देखिए, बीरभानपुर है आपका पश्चिम बंगाल में, लखनाज है गुजरात में, और टेढ़ी पड़ेगा आपका तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, और साहर नाहर ये है आपका अंडरलाइन कर देते हैं यूपी में, महदहा है आपका यूपी में। ठीक। और मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला ये होती थी, आखेट, नृत्य और युद्ध प्रदर्शित किए जाते थे चित्रकारी के माध्यम से। और किस नवपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई, वो है लिंग सुगुर, ये 1842 मैसूर में हुई थी। प्रागैतिहासिक काल और आप मध्यकाल हमने आपको बताया। अब नवपाषाण काल पे देखेंगे क्वेश्चन। नवपाषाण काल में विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है 9000 ईसा पूर्व से, और नियोलिथिक नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वो स्थल कहाँ है, वो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और आपका ये नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईसा पूर्व में लेमेनेसुरियस से ने कहाँ से प्राप्त किए थे, ये टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए थे। वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा संस्कृत तक, हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृत से हड़प्पा सभ्यता तक सभी सभ्यताओं के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है आपका लहुआ देव।
ये इंपॉर्टेंट, अच्छा इसको नोट कर लीजिए। नवपाषाणकालीन स्थल बुर्ज होम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने 1835 में की थी। भारत में सब तब चावल के साक्ष्य मिलते हैं कोल्डी हवा, प्रयागराज इलाहाबाद से। चावल के कोल्डी हवा से। गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के विषय में हमने आपको बताया, जिसमें पाषाण संस्कृति से सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तक के सभी सांस्कृतिक अवशेष इसी स्थान से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़। और पालतू भैंस के भी हैं मेहरगढ़ से अवशेष साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाणिक स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर से। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के अवशेष कंकाल प्राप्त हुए हैं आपके जम्मू कश्मीर में। और गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम और गुफकराल से। ये देखिए, अच्छा, दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल है बेल्लारी कर्नाटक। बेल्लारी कर्नाटक नवपाषाण काल का स्थल है। राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं संगनकल्लू, बेल्लारी कर्नाटक से। नवपाषाण काल के अंतर्गत दक्षिण भारत के नवपाषाणिक स्थल कौन से हैं? देखिए, मास्की हैं, ब्राह्मीगिरी हैं, हल्लुर हैं, कोडक्कल हैं, पिकली हल है, संगलकुनुल है, टी नरसीपुर है, ठीक है। इसी तरह से तैक्कल कोट है, तमिलनाडु, उत्तरूर, आंध्र प्रदेश। नवपाषाण काल की देन क्या रही? स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ इस काल में। नवपाषाण के अंतर्गत कृषि का विकास हुआ और कुंभकारी का निर्माण इसी काल में हुआ। आग का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। तो ये प्रमुख विशेषताएं रहीं। इसको विद्यार्थियों, आप जो चीज़ें बता रहे हैं, मेन चीज़ें आप नोट करते रहेंगे, ठीक। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है आग का प्रयोग सर्वप्रथम पूरा हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही। चलिए अगला देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जौ का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? लिखते हैं। तो सबसे पहले जौ का प्रयोग मानव द्वारा किया गया। तो रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए थोड़ा। बाकी लिखना तो जरूरी है आपके लिए। बसुली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? नवपाषाण काल में पाए जाते हैं। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर ये होता मिला है बुर्ज होम, कश्मीर में। किस नवपाषाणिक स्थल में पशु बाड़े का? तो महगढ़ा में पशु बाड़े मिलते हैं। चलिए विविध टॉपिक कवर कर लेते हैं जो विभिन्न कालों से संबंधित हैं प्रश्न। चित्र शैलाश्रों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? वो है आपकी जौरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश का औजार किससे बने थे? वो स्फटिक से बने थे। अधिकांश औजार पूर्व पाषाण काल के। प्रागैतिहासिक का स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं पैसरा में, ठीक है। और इसको देखें, उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता था? पेट्रोग्लिफ कहते थे। मध्य पुरा पाषाण काल स्थल समनापुर का उत्खनन किया था वी.एन. मिश्रा ने। नेक्स्ट है उच्च पुरा पाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? वो है मेग्दीलियन संस्कृति एवं ब्लेड संस्कृति। तो बाद ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम मिलती हैं सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाओं का केंद्र है सिंहावल, पटपरा, बाघोर और खैतोन्ही। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं निरक्षर समाजों का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल जिसे कहते हैं। और पूर्व पाषाण काल लोगों का मुख्य धंधा था शिकार करना। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? देखिए, बेलन घाटी में,
विंध्य क्षेत्र में और नर्मदा घाटी में। बेलन घाटी में पुरा पाषाण काल, विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण काल और नर्मदा घाटी में नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? कृषि अर्थव्यवस्था का है। और इसको देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं ए कर्निंघम को कहते हैं। ए कर्निंघम को कहते हैं प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। इसमें इसको देख लेते हैं, प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का क्रम क्या है? पूर्व पाषाण काल को कहते हैं हम पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण कहते हैं मेसोलिथिक, नव पाषाण कहते हैं नियोलिथिक और ताम्र पाषाण जो हम बताने वाले हैं आगे इसको कहते हैं कैल्कोलिथिक। चलिए ताम्र पाषाण काल को देख लेते हैं। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि यहाँ पत्थर एवं तांबे के प्रयोग शुरू हुआ इसी काल से, इसीलिए कहते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल संस्कृतियों की अर्थव्यवस्था किस पर? ग्राम कृषि एवं ग्राम जीवन पर आधारित थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस अन्य नाम से जानते हैं? अभी हम बताया ना, ताम्र पाषाणिक काल को कहते हैं हम कैल्कोलिथिक। ये नोट कर लीजिएगा जो हमने आपको बताया, ये आ जाता है किस काल को किस नाम से जाना जाता है। कैल्कोलिथिक कल्चर से, जिसको कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं चैक्लोलिथिक, चैल्कोलिथिक। ठीक, बस्तियां पाई जाती थी दक्षिणी पूर्व राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिणी पूर्वी भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियां पाई जाती थी। चलिए ताम्र पाषाणिक के अंतर्गत और कुछ क्वेश्चन थे। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित हैं, यह है आपका आहाड़, बालाबथ, बागोर, ओजियाना और गिलुंद और ताम्बवती। इसमें और कौन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा? नवदाटोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? HD संकालिया ने किया था। किस ताम्र पाषाणिक स्थल में से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? इनाम गांव से। दैमाबाद जो है सबसे ताम्र पाषाणिक स्थल का सबसे बड़ा क्षेत्र था। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है जहां पर? दैमाबाद से। मध्यकाल के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? वो है नागदा से। ताम्रपाषाण काल में कि वृत्ताकार गर्त ग्रहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? वो ही है आहाड़, राजस्थान से। सबसे ज्यादा ताम्र संचय मिलता है वो है गुनगेरिया, मध्य प्रदेश से। और इसको देखते हैं, ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है। दैमाबाद की निधि है कलकत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। और मोस्ट है आपका ये, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? वो है आपका इनाम गांव से। चलिए नजर डाल लेते हैं विविध टॉपिक पर, जिसमें विभिन्न कालों के से प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, डोलमेंस क्या है? डोलमेंस वो है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियों को कहते हैं डोलमेंस। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय था पशुओं को पालना। पशुपालन पहला विषय था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब विद्यार्थियों, होमोसेपियंस से जाति रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते थे? होमोनिड। होमोसेपियंस से जातीय रूप था लेकिन थोड़ा सा उसमें भिन्न था, वो उसको उस आरंभिक मानव को कहते हैं होमोनिड। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। किस स्थल पर वर्तमान काल में से 80,000 से
1 लाख वर्ष पूर्व मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं बोरनेओ की नियाह गुफा से। 80,000 से 1 लाख वर्ष पुराने मानव अवशेष मिले हैं। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से जुड़ा नहीं था? वो ग्रोशियन से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम तांबा धातु से टिन का प्रयोग मिश्रण किया गया था। तांबा में टिन मिक्स मिलाया गया था। वी गार्डनर चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा था? लोहे को कहा था। और किस पुरास्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है बिला सुरगाम, कुरनूल, आंध्रा से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल में सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा ग्रह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिरकप से। चलिए इसमें भी कुछ हम इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ताम्र संचय का संबंध किससे है? काले एवं लाल मृदभांड से। और दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? लौह काल से मानी जाती हैं। गंगा घाटी से चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। यह प्रागैतिहासिक युग में मानव कहां रहता था? यह रहता था मचान, कंदरा, झोपड़ी में रहता था। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक एवं ताम्र पाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल। ये काल है आपका और वो स्थल रंगपुर ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और इनाम गांव का किस काल का है? ये ताम्र पाषाण काल का है। सोहन पुरापाषाण काल। अतिरपक्कम यह है पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल चौपानी मांडो। और सराय नाहर राय यह है आपका मध्यपाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल है पटने। नवपाषाण काल का है बुर्ज होम। पूर्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ है कुल्ली। महापाषाण काल आचिन नल्लूर। निम्न पाषाण काल की सोन संस्कृति थी। मध्य पाषाण काल की नेवासा संस्कृति। और उच्च पुरापाषाण काल की बागोर संस्कृति। इसी तरह नवपाषाण काल की संस्कृति कौन सी थी? कोल्डी हवा संस्कृति। ये बताया भी आपको हमने। चलिए काल और साक्ष्य देख लेते हैं थोड़ा। चिप्पड़ पाषाण उपकरण मिले हैं पुरापाषाण काल से। और लघु पाषाण उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण काल से। शैल चित्र मिले हैं उच्च पुरापाषाण काल से। घिसे पाषाण उपकरण मिले हैं नवपाषाण काल से। ठीक है। और कच्चे एवं पक्के मकान मिले हैं ताम्र पाषाण युग से मिले हैं। गर्त अधिवास मिले हैं नवपाषाण काल से। काल देखते हैं और प्राप्त मृदभांड देख लेते हैं। हड़प्पा युग से PGW चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। पूर्वकालीन ऐतिहासिक काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्य युगीन क्या है? यह है NPPW उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। गुप्त काल से संबंधित है आपका RPW लाल पालिश वाले मृदभांड। प्रमुख मृदभांड संस्कृतियां देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया था? वह है फ्लिंट डर्स प्रेट्री ने। नोट कर सकते हैं नाम, फ्लीडर्स पेट्री ने। क्या महत्व है मृदभांडों का? यह है कि इतिहास एवं संस्कृत के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृतियों के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इसके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते हैं। इसके विश्लेषण से उत्कथित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न देखते हैं। ठीक,
इससे पहले हमने आपको प्रागैतिहासिक काल, मध्य पाषाणिक काल, नवपाषाण काल, इसके विषय में बताया। देखते हैं अब साधारणतः सिंधु सभ्यता के विभिन्न नाम हैं। देखिए, इसको कहते हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक उत्खनन से ये हमको जानकारी प्राप्त मिलती है हड़प्पा काल के विषय में। तो अगर बात की जाए इस सभ्यता की, तो ये किसकी आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये सभ्यता, सिंधु घाट सभ्यता का क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। रेडियो कार्बन C14 द्वारा विश्लेषित सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। रेडियो कार्बन 14 के आधार पर हड़प्पा संस्कृति जो है वो आरंभिक हड़प्पा काल की दी हुई है आपकी। देखिए 3200 से 2600 ईसा पूर्व। नगरीय हड़प्पा कालीन सभ्यता दी है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और उत्तर हड़प्पा सभ्यता दी है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। त्रिभुजाकार, वर्तमान समय की जैसी संसद की आकृति है त्रिभुजाकार, वैसी हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? ये मानी जाती है कांस्ययुगीन एवं आद्य ऐतिहासिक मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का विस्तार देखिए, उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर दिया हुआ है आपका, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है, और इधर आपका पश्चिम में है सुतकानगोड मकरान तट तक फैला हुआ था। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु घाटी सभ्यता की तिथियां हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसकी तिथि को माना है 3250 ईसा पूर्व से 2750, ठीक है, सबसे मान्य ये है जॉन मार्शल द्वारा, ठीक। बाकी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तिथियों को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी आपकी वर्ष 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और ये की थी, इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन भारतीय पुरातत्वविदों का योगदान रहा था? वो था रखाल दास बनर्जी का और दयाराम साहनी, इनका विशेष योगदान रहा था। विशाल टीलों को सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद का ध्यान आकर्षित किया था? चार्ल्स मैसन 1826 में इन्होंने ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो ए कर्निंघम थे 1853 में। उन्होंने इसके महत्व को नहीं समझा। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 6 शताब्दियों तक ये जीवित रही। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया सर जॉन मार्शल द्वारा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। मोहनजोदड़ो को एक और नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के किले एवं शहर की सबसे चौड़ी सड़कें होती थी, 7 व 11 मीटर की चौड़ी सड़कें होती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी, नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पर हुई थी, इसीलिए इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है मृदभांड कारण है इनका। चलिए और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी किस काल को प्रदर्शित करती है? प्राक हड़प्पा काल को प्रदर्शित करती है। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? वो यह दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल है दैमाबाद। और आपका सैंधव वासियों का निर्माण क्षेत्र से ज्ञान था,
कूपों का निर्माण जानते थे, वो स्तंभों का निर्माण जानते थे और नालियों का निर्माण जानते थे। ये है इंपॉर्टेंट, हड़प्पा संस्कृत का वह पूरा स्थल है जहां से दुर्ग और नगर के नीचे दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए थे कालीबंगा से। कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पीय स्थल है रोजदी, रंगपुर एवं लोथल। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई थी? वो है आपका गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज की गई? गुजरात में सबसे अधिक सैंधव स्थल की खोज हुई। वो कौन सा हड़प्पीय स्थल पूरा स्थल है जो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? वो है शोतघई एवं मुंडी गाक। बलूचिस्तान में स्थित हड़प्पीय स्थल है आपका डाबरकोट, सोतकोह और सुतकांगडोर। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल अन्नागार ग्रेट ग्रैनरी। सिंधु घाट में स्थित सैंधव स्थल सभ्यता के स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो और कोटदीजी। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त स्थल हैं आलमगीरपुर हैं उत्तर प्रदेश में, सोथी प्राप्त हुए हैं और हुलास सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात है 1, 2 और 4 का। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल के दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है कोटदीजी से। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। झूकर संस्कृत का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित है? वो है चंदूहड़ो से। झूकर संस्कृत का संबंध है आपका परवर्ती हड़प्पीय संस्कृति से। चलिए विशेषता देखेंगे। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषता थी कि नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे आपको बताया नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे सड़कें होती थी। हड़प्पा बनावली एवं चंदूहड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता है। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थल को खोजने वाला विद्वान था मोहम्मद रफीक मुगल। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में थी। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? यह है हेड्डन नदी के बाएं तट पर सैंधव स्थल स्थित है। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंट के साथ किया जाता था? वो है धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण प्राप्त हुआ है? वो है आपका धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? वो आपका लोथल से। इसको देखते हैं। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित है? वो है रावी नदी के बाएं तट पर। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? चंदूदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। चलिए विद्यार्थियों अब कवर करते हैं स्थल एवं साक्ष्य। स्थल वो स्थल और जहां पर प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से थे आ जाता है परीक्षा में आपकी। हड़प्पा से आपका सावधान R37 धूसर पाषाण पुरुष प्राप्त हुए हैं। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का स्केल, फारस की खाड़ी की मुद्रा, ये प्राप्त हुई है लोथल से। तो हड़प्पा से आपका सावधान है और धूसर पाषाण पुरुष।
कालीबंगा से देखिए क्या मिला है, जुता हुआ खेत के निशान मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली हैं, खांचे, नगर, दुर्ग और निचली बस्तियां मिली हैं। जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार है, घोड़े की मृत मूर्ति, उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी और पट्टेदार जल निकास मिला है। सब इंपॉर्टेंट है। सुतकांगेडोर नगर दुर्ग मिला है यहाँ पर, और किलेबंद निचली बस्तियां मिली हैं। हड़प्पा काल से क्या मिला है, हड़प्पा नामक स्थल से, यह है आरा पहिया से। पिराक में मिला है घोड़े का जीवाश्म मिला है। बनावली में मिले हैं पक्की मिट्टी का हल। कुड़ाल में मिला है चांदी का मुकुट। इस हड़प्पा स्थल में हाल ही में चांदी की सामग्री और आभूषणों का एक असामान्य भंडार प्राप्त हुआ है कुणाल से। सुरकोतडा में मिली हैं घोड़े की हड्डियां। पिराक में देखिए बताया ना आपको, घोड़े का जीवाश्म मिला है, और सुरकोतडा में घोड़े की हड्डियां। जूनी कुरान मिला है स्टेडियम। घग्गर हाकरा में इस नद्य निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्ज होम में मिला है कश्मीर में स्थित। इस नवपाषाण स्थल में पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। आहाड़ मिला है, यह स्थल भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। चलिए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से हैं और इनको खोज किसने किया और इनका वर्ष क्या था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। प्रांत ये पंजाब के मोंटगोमरी नामक स्थान पर है। खोज इसकी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। तो हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में। दयाराम साहनी द्वारा खोज किया गया था 1921 में। इसी तरह सिंधु मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो अर्थात बताया था मृतकों का टीला अर्थ है इसका। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। रखाल दास बनर्जी ने खोज की थी और 1922 में। चन्हूदड़ो सिंधु नामक नदी के किनारे, सिंध प्रांत में। नन्नी गोपाल मजूमदार ने 1931 में। इसी तरह कोट डीजी सुंद नामक नदी किनारे, सिंध प्रांत में। फजल अहमद खान द्वारा 1955 से 57 में। अली मुराद सिंधु नदी किनारे, सिंध प्रांत में। ठीक है। बालाकोट दक्षिणी पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान। जॉर्ज एफ डेल्स द्वारा हुई थी 1979 में। सुतकांगडोर दाशकी नदी के किनारे, बलूचिस्तान में। आर.एन. एस्टाइन द्वारा। सुतका को शादीकौर नदी किनारे, उत्तरी बलूचिस्तान में। डेल्स द्वारा। ठीक है। तो ये तो रहे विद्यार्थियों प्रमुख हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, प्रांत और प्रमुख जो नदियां उनके किनारे स्थित थे। इसमें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं नदी तट पर स्थित संधव स्थल कौन से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो था, ये सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, इसके पहले हमने बताया भी आपको, फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर, रोपड़ सतलज, आलमगीरपुर हिड्डन, मांडा चेनाव, दैमाबाद परवरा नदी किनारे। बनावली घग्गर सरस्वती नदी किनारे। लोथल भोगवा भगवानपुर सरस्वती नदी के तट पर। रंगपुर भादर या मादर। सुत कांगडोर यह दशक या दाशक नदी किनारे। चलिए कुछ विविध प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु घाट सभ्यता से संबंधित है ये। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था कि हड़प्पी संस्कृत का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है। माधव स्वरूप वत्स ने बात बताई थी। पाकिस्तान में सिंधु नदी सरस्वती नदी को किस नाम से जाना जाता था। सरस्वती नदी को कहते थे नाड़ा, रैनी, हकड़ा, वहिंदा। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था कैसी थी। आर्लिगार्की थी, कुलीन वर्ग की थी। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। एक ग्रीक
जिसका अर्थ होता है नदियों के किनारे के बीच की भूमि को कहते हैं मेसोपोटामिया। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ माना जाता है? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। मेसोपोटामिया में किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? वो है अक्कदी भाषा से। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता कैसी थी? चालकोलित थी। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना था? सर मार्टिमर ह्यूमर ने माना था। बाढ़ के कारण मतलब ये है कि सभ्यता नष्ट हो गई है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति की किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई? गेरुवर्णी मृदभांड। सिंधु घाट सभ्यता की प्रवृत्ति कैसी थी? मात्र प्रधान थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण देखिए, आर्यों का आक्रमण बताया जाता है। सर मार्टिमर ह्यूमर ने इनको बताया कि बाढ़ बताया है। किस पुरातात्विक का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? मार्टिमर ह्यूमर का। आर्यों के आक्रमण को भी बताते हैं और बाढ़ का आना ये भी कारण बताया जाता है। कुछ पुरातात्विद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की? भारतीय कला एवं शिल्प पर। नेक्स्ट देखिए, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन सी हड़प्पी नगर नष्ट हो गया? वो है आपका मोहनजोदड़ो। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र। सिंधु वासियों का मुख्य भोजन पदार्थ था गेहूं और जौ। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजातियां कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थी, भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलियाड। ये चारों मिश्रित प्रजातियां थी मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? वो है भूमध्य सागरी प्रजाति के। नोट कर लीजिएगा, भूमध्य सागरी प्रजाति के थे और मोहनजोदड़ो में मिश्रित थे। चलिए वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। वैदिक सभ्यता के जनक थे आर्यों को माना जाता है और आर्यों का इतिहास पता चलता है वेदों से। वेदों का अर्थ है ज्ञान। वेदों की को और कहा था अपौरुषेय, श्रुति कहा गया है वेदों को। अन्य नाम है ध्वनि उच्चारित। आर्य शब्द को कहते हैं का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? यह होता है एक उत्तम व्यक्ति। भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान बनाया सप्त सैंधव प्रदेश को। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय दिया जाता है आर्यों को। आर्यों को ही वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। वैदिक काल को देखिए दो भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का है 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए आर्यों के मूल निवास के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि मैक्स मूलर ने बताया ये मध्य एशिया के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत के निवासी थे। जर्मनी का निवासी बताया है हाल्ट एवं पेंका ने, और गाइल्स ने बताया अंग्री के। अलग अलग मत हैं। उत्तरी ध्रुव का पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया। दक्षिणी रूस का गॉर्डन चाइल्ड्स ने बताया। ब्रह्म ऋषि देश पंडित गंगानाथ झा के अनुसार है। देविका प्रदेश का निवासी बताया है DS त्रिवेदी ने। सप्त सैंधव प्रदेश का निवासी बताया है डॉक्टर अविनाश चंद्र ने। कश्मीर एवं हिमालय क्षेत्र को बताया है LD कल्ल ने। ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ हैं आपके ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। सबसे प्राचीन वेद जैसा पता है आपको ऋग्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथों में आता है ऐतरेय ब्राह्मण,
कौशिकी ब्राह्मण, आरण्यक में आता है ऐतरेय आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। इसी तरह उपनिषद में भी ऐतरेय और कौशिकी उपनिषद हैं। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। मूलतः है ऋग्वेद, ये है स्रोतों का संकलन। कुल है 10 मंडल ऋग्वेद में। सूक्त हैं 1028। ऋग्वेद के सूक्त हैं 1017 सूक्त शाक्य काल के हैं और 11 हैं सूक्त बाल शिल्क में। तो कुल 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? 2 से 7 मंडल। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय से सप्तम मंडल तक। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे माना जाता है? पहला एवं 10वां। कुल कितनी रचनाएं हैं ऋग्वेद में? 10,552। मूल लिपि कैसी है ऋग्वेद की? ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वैदिक आर्यों के 5 जनों में कौन शामिल थे? वो हैं यदु, द्रुहुतु, पुरु, अनु और तुर्वस। ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था? सरस्वती घाटी क्षेत्र में। ऋग्वेद के किसी मंडल की प्रथम सूक्त किस देवता को के साथ प्रारंभ होता है? तो ऋग्वेद मंडल का अग्निदेव के साथ प्रथम सूक्त जो है वो अग्निदेव से प्रारंभ होता है। देखते हैं विद्यार्थियों, राजनीतिक संगठन कैसा था आर्यों का। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम था, ये देखिए, कुल होता था, फिर ग्राम, फिर विश्व होता था, फिर जन, फिर राष्ट्र। कुल के अंदर परिवार का मुखिया या गृहपति आता था। ग्राम के अंदर ग्राम का मुखिया बोलते थे, ग्रामणी कहते थे। विश्व का मुखिया होता था विश्वपति। इसी तरह से जन का मुखिया होता था जनपति और राष्ट्र का मुखिया होता था राजा। इस तरह ऋग्वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? देखिए, पहले राजा था, फिर पुरोहित था, फिर विश्वपति था, फिर ग्रामणी था, फिर कुलप था। ये तो राजनीतिक संगठन था। चलिए देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कबीले के प्रमुख कहते थे गोप या जन या गोपा को राजा भी कहते थे। ठीक, गोप कह लें या जनैस्क गोपा या राजा। राजा के निर्वाचन में संबंधित सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पदाधिकारियों में प्रमुखतम कौन होता था? पुरोहित होता था। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? सभा एवं समिति राजा पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की ग्राम सामान्यता क्या इंगित करता है? स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है। तो ऋग्वैदिक काल में देखिए, सभा होती थी, समिति होती थी, गण और विदत होती थी। ये जनतांत्रिक संस्थाएं थी। सबसे इसमें विदत जो थी सबसे प्राचीन संस्था थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद के गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व देखिए करती थी सभा, और समिति सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? भरतों के। इस तरह से इंपॉर्टेंट और कौन सा है देख लेते हैं। इंद्र महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में हुआ। राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित किया गया है? त्रिस्थु। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध ये परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राज युद्ध जिसे कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप होता था, कोई नियमित और स्थायी सेना नहीं थी उस समय। कबीलियाई टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था वात्र, गण, ग्राम और सर्द के रूप में। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था? ये पितृसत्तात्मक था और समाज का आधार परिवार होता था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी परिवार या कुल। ऋग्वैदिक काल में राज्य का आधार क्या था? कुल या परिवार था। वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम होता था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पंचजन किसके द्योतक हैं? आर्यों की 5 जनजातियों के द्योतक हैं पंचजन।
गोत्र शब्द का प्रयोग देखिए ऋग्वेद में हुआ है। स्त्रियों की क्या दशा थी, देखिए ऋग्वेद काल में कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की अच्छी दशा थी। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, देख लीजिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी। स्त्रियां यज्ञों और सभा समिति की बैठकों में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, युद्धों में भाग लेती थी। ऋग्वेद में आजीवन विवाहित रहने वाली स्त्री को कहते थे अमाजू, जो शादी नहीं करती थी उसको कहते थे अमाजू। ऋग्वेद में अन्न व्रत शब्द किस संदर्भ में दस्यु के लिए प्रयोग हो गया? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। इस कथन का वर्णन किस वेदों में हुआ है? ऋग्वेद में। आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक युगीन वर्ण व्यवस्था जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण के जाति में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण था व्यवसायों का पैतृक होने के कारण ही वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया। ऋग्वैदिक काल में आम जन मानस मनोरंजन के लिए देखिए नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, पासा खेलना, द्रुत क्रीड़ा ये करते थे वो लोग। पुनर्विवाह स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। अमाजू हमने बताया आपको, जो जिसकी शादी नहीं होती उस स्त्री के लिए प्रयोग हुआ जाता है, और पुनर्विवाह के लिए जिसका हो जाता था उस स्त्री को कहते हैं पुनर्भू। देखिए अपाला, इसमें घोषा है, लोप मुद्रा है, विश्व तारा है, अपाला है, ये प्रमुख विदुषी महिलाएं थे जो वैदिक मंत्रों की रचना की थी जिन्होंने। ऋग्वैदिक काल में पत्नी का महत्व सभी धार्मिक एवं सामाजिक सभा समिति सब में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के विषय में कथन सत्य है, गांवों में रहते थे, दुर्क्रीड़ा का ज्ञान था, बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई कौन थी? परिवार थी। देखिए ऋग्वैदिक काल में धर्म के विषय में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कंकार्ड करने का क्या उद्देश्य होता था? भौतिक सुखों की प्राप्ति, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति के लिए धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवी देवता थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र, अग्नि, वरुण सबसे महत्वपूर्ण। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए लिखे गए हैं? देखिए ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक मंत्र लिखे गए हैं इंद्र देवता के लिए 250 बार। उसके बाद अग्नि देवता के लिए मंत्र लिखे गए हैं 200 बार। ऋग्वैदिक संहिता की 1/4 ऋचाएं इंद्रदेव को समर्पित हैं और इंद्र देवता को कहते थे पुरंदर। सबसे शक्तिशाली देवता होते थे इंद्र देवता, जिनकी स्तुति के लिए मंत्र लिखे गए 250। ऋग्वैदिक देवताओं में किसे युद्ध देवता के रूप में माना जाता था? तो युद्ध देवता थे इंद्र देवता, सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र देवता, और अत्यंत भयावह देवता होते थे इंद्र देवता। इंद्र झंझावत के देवता थे, युद्ध के देवता थे, वर्षा के देवता थे, और भौतिक सुख एवं विजय पाने के लिए इंद्रदेव का आराधना की जाती थी उनकी। इंद्र के विषय में क्या है? उन्हें भोज एवं सोमरस प्रिय था, ये बातें प्रसिद्ध थी उनके विषय में। पुरों को नष्ट करने वाला था इंद्र देवता। सर्वाधिक सूक्त उन्हीं से संबंधित थे इंद्रदेव से। वरुणदेव के विषय में देखते हैं। वरुणदेव के विषय में ऋतगोपा कहते थे इंद्र वरुण देवता को। आत्मा के आवागमन की परिकल्पना सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलती है नासदीय सूक्त में। ऋग्वेद का 9वां मंडल संबंधित है सोम, इसे पेय के रूप में नामकृत देवताओं के लिए इसको समर्पित किया गया। बलि एवं कर्मकांड प्रचलित था ऋग्वेद काल में। गायत्री मंत्र की रचना इस युग में हुई थी विश्वामित्र द्वारा। गायत्री मंत्र का जो वर्णन मिलता है वो तृतीय मंडल में मिलता है। अघन्या जो शब्द है इसका प्रयोग हुआ है ऋग्वैदिक काल में किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वैदिक के संबंध में कथन सत्य है। ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, ठीक है।
चार वर्ण का पुरुष सूक्त में उल्लेख है, ऋग्वेदों के 10वें मंडल में उल्लिखित है। ये चार वर्णों का उल्लेख जो है, पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अश्वत्थ शब्द का प्रयोग हुआ है पीपल वृक्ष के लिए, घोड़े के लिए नहीं। अश्वत्थ। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में कहा जाता है कि वह सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में रहते थे? मित्र वरुण के विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि जिनका वर्णन, पूषण जो है, इन देव का वर्णन जो है बकरे खींचते थे। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किस देवता को समर्पित है? अग्निदेव को। सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है वो गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ने लिखा था। धर्म का स्वरूप था, बता दिया आपको, बहुदेववाद। ऋग्वैदिक कालीन आर्य किस देव से परिचित नहीं थे? शिव जी की उस समय से परिचित नहीं थे और प्रकृति की उपासना करते थे, इंद्र वरुण की और अग्नि की। ऋग्वैदिक काल में 2 देवियों का वर्णन मिलता है, उषा और अदिति का वर्णन मिलता है। जंगल की देवी को कहते थे अरण्यानी। चलिए देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट चीजें। अर्थव्यवस्था कैसी थी उनकी? ऋग्वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर आधारित थी? कृषि एवं पशुपालन पर। पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व होता था संपूर्ण कबीले के पास। ऋग्वैदिक के किस मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन मिलता है? चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पाद हेतु प्रसिद्ध है। यव प्रयोग होता था जव। पड़ी शब्द का प्रयोग होता था व्यापारी वर्ग के लिए और गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति मानते थे। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख मिलता है? कृषि, उदर, धान्य और वृष्टि। जौ से परिचित थे। सीता शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? ये जोती हुई कूड़ के लिए प्रयोग होता था सीता। वैश्य समुदाय जो है कर का भार वहन करता था। निष्क किस अंग का आभूषण था? निष्क कहते थे गले के आभूषण को कहते थे निष्क। देखिए, प्रमुख शिल्पकार थे बढ़ईगिरी, स्वर्णगिरी, बुनाई, सिलाई, धातुकर्म एवं कुंभकारी। ऋग्वेद में देखिए निम्नलिखित पशुओं का उल्लेख मिलता है। गाय का, भैंस का, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गधा और हिरण का उल्लेख मिलता है। और नियमित कोई कर व्यवस्था नहीं थी। बताया वैश्य समुदाय पर कर देने का, वहन करने का उनको अधिकार था, उन्हीं पर दायित्व था। वह पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर नहीं था क्योंकि राजा की भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था। ब्याज लेने वाले को कहा जाता था, सूदखोर को क्या कहा जाता था? वेकनाटा। उपजाऊ भूमि कहते थे उर्वरा, बैल को कहते थे ब्रक और हल को कहते थे लांघन और गोबर खाद तो करीश, हल की बनी नालियों को कहते थे सीता। ठीक है, ये शब्द प्रयोग होते थे प्रमुख। चलिए देखते हैं नदियों को किस नाम से जाना जाता था, ये देखते हैं। सबसे प्राचीन नदी जो थी वो थी सरस्वती नदी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया? सरस्वती नदी को। सर्वाधिक उल्लेख जो हुआ है वो है सिंधु नदी का हुआ है। ऋग्वेद में नदी यमुना और गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? यमुना का देखिए 3 बार हुआ है, गंगा का 1 बार हुआ है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? वह यमुना और शुतुर्दी के बीच। गंगा और यमुना नदियों का सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में हुआ? 10वें मंडल में। चलिए जान लेते हैं कि प्राचीन नदियों को किन नाम से जाना था। रावी को कहते थे परुष्णी नदी, अस्किनी कहते थे चिनाब नदी को, झेलम को वितस्ता, व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री नदी कहते थे, गंडक को सदानीरा, इसी तरह शोहन कहते थे शोमा, मरुवर्मन को कहते थे मरुदवर्दा, सुवास्तु को कहते थे स्वात, घग्गर को दृश धरती,
इंडस नदी कहते थे सिंधु नदी, कुरकर को बोलते थे कुर्म को, और गोमल बोलते थे गोमती नदी को, काबुल को कहते थे कुंभ और कुंभा। चलिए कुछ शब्दावली देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन। कमर के नीचे पहनने वाले भाग को कहते थे नीवी, वावस कहते थे कमर के ऊपर पहनने जाने वाले वस्त्र को, अधिवावस कहते थे ऊपर से धारण किए जाने वाली चादर या ओढ़नी को, बढ़ई, तक्षा, कर्मा, धातु काम करने वाले, वेकनाट सूदखोर, वेकनाट सूदखोर है, अरित्री कहते थे पतवार को, अरितु कहते थे नाविक को। पिता के लिए शुभ प्रयोग हुआ है 335 बार, जन प्रयोग हुआ, सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है पिता के लिए 335 बार। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। अग्नि के लिए देखें तो बताया आपको 200 बार प्रयोग हुआ है शब्द। इंद्र देवता का सबसे ज्यादा समर्पित है मंत्र 250 बार। घोड़ा के लिए आया 215 बार, गाय के लिए 176 बार। ठीक है, चलिए विविध तथ्य जान लेते हैं। ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ, ये मैक्स मूलर ने बताया था। उनके अनुसार ऋग्वेद ने भारतीय संस्कृत की आधारशिला रखी। स्तूप शब्द की जानकारी ऋग्वेद से ही होती है। भारतीय नाटक की अंकुश अवस्था संवाद सूक्त से इसका उदय माना जाता है। ऊंट का प्रयोग ऋग्वेद से हुआ। सामान्य अपराध जो था वो था पशुओं की चोरी। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, ये कहा था बी लाल ने। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति और ऋग्वैदिक काल के विषय में बताया। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसे उपनिषदीय ऋषियों की आलोचना की थी, यज्ञवाद की। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र में संबंधित है? अवेस्ता है ईरान से संबंधित। उत्तर वैदिक काल के विषय में जान लेते हैं। चलिए, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृत का विकास हुआ उसे कहते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनके विषय में आपको बताएंगे आगे। ये जो दिए हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा गया है? ये इनका काल जो माना जाता है वो है उत्तर वैदिक काल। देखिए, उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रचार सप्त सिंधु से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया? गंगा, यमुना, दोआब के उत्तरी भाग तक हो गया। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रचार हुआ था पूर्व से गंडक नदी तक। और किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था? चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। और अथर्ववेद में मगध के निवासियों को कहा जाता था वार्ते। राजनीतिक संगठन कैसा था उत्तर वैदिक काल का? राज्य का उद्भव किस काल में माना जाता है? ये उत्तर वैदिक काल से राष्ट्र और राज्य का उद्भव माना जाता है। राजा की दैवी शक्तियों का सिद्धांत, ये उत्तर वैदिक काल इतरेय ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है इसका। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र व्यवस्था शासन किस पर आधारित थी? वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में राजाओं को क्या उपाधियां धारण करने लगे थे? देखिए, उनको कहा जाता था राजाओं को सम्राट, एकराट और अधिराज। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी अपार शक्तियां विस्तार हेतु किन यज्ञों का प्रयोग होता? देखिए, राजसूय यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हुए होना। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों का नाम मिलते हैं? स्थपति और सतपति। स्थपति किसको कहते हैं? उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक को कहते हैं और न्यायाधिकारी को। 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था सतपति। समाज कैसा होता था उत्तर वैदिक काल में? पारिवारिक स्थिति कैसी थी? संयुक्त परिवारों पर आधिकारिक पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। शूद्रों का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार जन्म हो गया। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दिशा कैसी थी? समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह और विधवा विवाह प्रचलित थे। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी अथवा 100 धार्मिक उत्सव में भाग लेती थी। तो देख रहे हैं आप, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल
में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। अर्थव्यवस्था कैसी थी? आरों की 4 स्थितियाँ थी और कृषि और पशुपालन पर लोग निर्भर रहते थे और किन फसलों का उत्पादन होता था? देखिए, जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल और गेहूं का उत्पादन होता था। उत्तरवर्ती काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी? व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थे और उधार लेने वाले किसके लिए के शब्द कुशीदिन कहते थे उसको, ठीक है, उधार लेने वाले को। नेक्स्ट है, माप की विभिन्न जो इकाइयाँ थी, निष्क थी, शतमान थी, पाद थी और कृष्णाल थी, ठीक है। उत्तरार्ध काल में बाट की मूलभूत इकाइयाँ थी कृष्णाल, रत्तिका, गुंजा भी उसी के संबंध थी। उर्वरा कहते थे जोती हुई भूमि के लिए शब्द प्रयोग होता था। निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था उत्तर वैदिक काल में। निष्क याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग होता था। किस लिए निष्क क्या था? सिक्के के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। व्यापारियों की सूची दी हुई है, देखिए, स्वर्णकार, रथकार, चमकार और जुलाहे होते थे। रज्जुकार, रजक, मछुए, लोहार होते थे। नायक, नर्तकी, धूस, व्याध, गोप, ये व्यवसायियों की सूची दी हुई है। धर्म के विषय में देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता था। वैदिक धर्म के विषय में सत्य क्या है? वैदिक मंत्र विविध देवताओं की स्तुति गान करते हैं, साथ ही विश्व श्रेता के रूप में संयुक्त है। सत्य एक है और इसी उसे विधिक नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों को मानवीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया? देखिए, प्रजापति का, विष्णु का और रुद्र शिव का महत्व बढ़ गया। यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का आधार क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड, कर्मकांड। यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? स्रोतों का और कर्मकांडों का। यजुर का क्या अर्थ है? बलिदान है और गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला है यजुर्वेद। गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है। और यजुर्वेद में 2-3 चीजें हैं इसके बारे में, स्रोत और कर्मकांड है इसके बारे में, इसमें लिखा गया है यजुर्वेद में, और गद्य और पद्य में यजुर्वेद लिखा गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद है जो केवल पद्य में लिखा गया है, ठीक है। 2 भाग हो गए इसके। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने पुरोहित को कहते थे अर्धवर्यु। यजुर्वेद का अंतिम भाग था ईशोपनिषद बोलते थे इसको। और ये शुक्ल यजुर्वेद की प्रमुख शाखाएं कर्ण एवं मध्यादिन है। और इसी तरह से कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं तैतरीय, काठक, मैत्री और कपिष्ठल हैं। चलिए, ये यजुर्वेद के विषय में और देखते हैं। इस यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। फिर यजुर्वेद से संबंधित है आरण्यक ग्रंथ है, फिर है उपनिषद ग्रंथ है, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन सिद्ध कथा है और पूर्वा उर्वशी आख्यान है और पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शुक्ल और कृष्ण वेद हम यजुर्वेद के भाग हैं, जैसा बताया आपको। मैत्रेयी संहिता का वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। राजसू यज्ञ यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। यजुर्वेद की किस संहिता में केवल सूक्त है, गद्य नहीं? वाजास नेय में। यजुर्वेद के मंत्रों में देवताओं को आह्वान करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? याज्ञिक कहते थे। किस वेद में हिरण्यकार शब्द का प्रयोग हुआ? यजुर्वेद में। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? यजुर्वेद में। चलिए, सामवेद के विषय में कुछ जान लेते हैं। साम का अर्थ होता है संगीत और गान, साम का अर्थ, ठीक। सामवेद में किस विषय से संबंध में मंत्रों का उल्लेख है? यज्ञों के विषय में गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है सामवेद में। सामवेद मंत्रों को गायन करने वाले इस पुरोहित को क्या कहा जाते हैं? उद्गाता कहते हैं। कुल 1875 ऋचाएँ हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं देखिए दी हुई हैं। कौथुमीय है, राणायनीय है, जैमिनीय है। सामवेद के ब्राह्मण और सामवेद के अरण्यक दिए हुए, छंदोक अरण्यक हैं और जैमिनीय अरण्यक हैं।
और इस वेद में बीमारियों के उपचार के लिए संबंधी विषयों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के लिए होता है, ऐसा अथर्ववेद में वर्णित है। राजा परीक्षित का वर्णन मिलता है, देखिए अथर्ववेद में। नोट कर लीजिएगा कौन कौन चीजें मिलती हैं। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना मिलती है अथर्ववेद में। और देखिए अथर्ववेद के विषय में, अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम? अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। अभी बताया जैसा आप जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, अथर्ववेद को आयुर्वेद भी कहते हैं, ठीक है, आयुर्वेद के रूप में भी जाना जाता है कि वनस्पतियों का वर्णन है इसमें। अथर्ववेद को किस एक अन्य नाम से ब्रह्मदेव और श्रेष्ठ वेद के भी कहते हैं। कुल कितने अध्याय हैं अथर्ववेद में? 20 हैं, ठीक है। और इसमें सूक्त और मंत्र दिए हुए हैं, 731 सूक्त हैं, मंत्र भी दिए 5967 हैं। और कुल मंत्रों में 1200 मंत्र दिए गए इसमें। पिप्पली, लाद और शौनक हैं अथर्ववेद के भाग। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, देखिए प्रश्नोपनिषद है, मांडुकोपनिषद है, ठीक है। और 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, ठीक। तंत्र मंत्र जादू टोना टुटका, ठीक है, वशीकरण, ऐसा इसका उल्लेख मिलता है वशीकरण में, आयुर्वेद में। और आयुर्वेद पता है ना, तो ये चीजें नोट कर लिया, आयुर्वेद का उल्लेख और तंत्र मंत्र का उल्लेख ऐसा अथर्ववेद में दिया गया है। वेद और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, ऐसा अथर्ववेद में वर्णित है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है, देखिए अथर्ववेद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये है आपका अथर्ववेद में। अंगराज का वर्णन भी मिलता है अथर्ववेद में सबसे पहले। चलिए विद्यार्थियों, अब हम महाजनपद काल कवर करेंगे। जैसा आपको पता है, प्राचीन इतिहास में भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। तो इसमें महाजनपद काल से महत्वपूर्ण प्रश्न आते भी परीक्षाओं में, इसको देखते हैं। देखिए राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या है? सुनिश्चित तिथिक्रम। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जाता है? ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से जाना जाता है। किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया, जिसे षोडश, यह 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है किसमें? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में ये वर्णन मिलता है कि भारत को 16 बड़े राज्यों में बांटा गया था। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है भगवती सूत्र जैन ग्रंथ में। जैन देखिए ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है कि भारत 16 महाजनपदों में विभक्त था। तो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ का, बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया? देखिए पाणिनि ने जो लिखी है अष्टाध्यायी, इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया उन्होंने। महाजनपदों के क्या उदय का क्या कारण था? देखिए कृषि प्रचार, व्यापार, नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग के कारण महाजनपदों का उदय हुआ। महाभारत और पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का नाम मिलता है? चंपा का नाम मिलता है मालिनी। बौद्ध ग्रंथ महानिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों के नाम प्राप्त हुए हैं? तो महापरिनिर्वाण सूत्र में देखिए चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रीवस्ती के नाम प्राप्त हुए हैं। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी? ये की थी वास्तुकार महागोविंद ने। लिच्छवियों ने विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ स्थापित किया? लिच्छवियों का ने स्थापित किया था वैशाली में। सुप्त निकाय में वैशाली को क्या कहा जाता है? मगधपुरम कहा जाता है। चलिए देखेंगे 16 महाजनपद, उनसे संबंधित क्षेत्र और उनकी राजधानियां। कुरु जो था वो पड़ता था आपका मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में। उस क्षेत्र को कहते थे मेरठ, दिल्ली, चाणक्य को कहते थे कुरु, और इस कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इसी तरह पांचाल कहाँ पड़ता था? बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद में। इसकी पांचाल राजधानी थी अहिछत्र तथा उत्तरी पंचाल कहते थे। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, मथुरा के पास पड़ता था। वत्स, वत्स कहाँ पड़ता था? ये प्रयागराज, इलाहाबाद,
बांदा और फतेहगढ़ के क्षेत्र को कहते थे वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशंबी। इसी तरह कौशल अवध क्षेत्र के अंदर पड़ता था। इसकी राजधानी क्या थी? साकेत थी। उत्तरी भाग और श्रीवास्तव का दक्षिणी भाग था ये। इसी तरह मल्ल क्षेत्र है, जनपद देवरिया में पड़ता था। मल्ल, देवरिया के क्षेत्र को कहते थे पहले मल्ल। इसकी राजधानी पावा थी। काशी, इसका राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी अंग, इसकी ये पड़ता है भागलपुर और मुंगेरपुर में। चंपा इसकी राजधानी थी। मगध, मगध कहाँ पड़ता है? मगध अब इस समय वर्तमान में दक्षिणी बिहार, पटना व गया के क्षेत्र को कहते थे मगध। राजगना अथवा गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। वज्जी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र को कहते थे। इसकी मिथिला, वैशाली व जनकपुर इसकी राजधानी थी। इसी तरह चेदी व चेती, ये आधुनिक बुंदेलखंड में पड़ता था। सोतिथि इसकी राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी थी जयपुर। मध्य पड़ता था, मत्स्य पड़ता था जयपुर में, राजस्थान के, और इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसी तरह अश्मक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को जहाँ गोदावरी क्षेत्र को कहते थे, राजधानी पोटन। अवंती तो है पश्चिमी और मध्य मालवा क्षेत्र को कहते थे। उज्जैनी इसकी राजधानी थी। इसी प्रकार और देख लेते हैं। गांधार जो है ये कहाँ पड़ता था है इस समय? पेशावर और रावलपिंडी पाकिस्तान में है, उसके क्षेत्र को गांधार कहते थे। ठीक है, और गांधार की उस समय राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज पड़ता है दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और राजौरी और हजारा के क्षेत्र को। राजपुर हाटा किसकी राजधानी थी? चलिए देखते हैं क्या है। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है कंबोज को। ठीक है, जो पड़ता था आपका दक्षिणी पश्चिम कश्मीर में। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ गुणों के लिए व्यवसाय था। तो बड़े बड़े मतलब राज्यों से, बड़े बड़े देशों से लोग घोड़े लेने आते थे यहाँ। ठीक, कंबोज देश में 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान में पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए 8 कौन कौन से पड़ते हैं? काशी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेद, यानी 8 जो है आपके महाजनपद यूपी से थे। बुद्धकालीन समकालीन महाजनपद कौन से थे? राजा प्रदोत, इनका राज्य अवंती था। उदयन का राज वत्स राज्य में था, और राजा प्रसेनजीत का राज कौशल में थे, और अजात शत्रु मगध के शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तराधिकार उत्तरी भारत की राजनीति में 4 शक्तिशाली राज्य कौन से? देखिए सबसे ज़्यादा तो देखिए कौशल था। ठीक, वैसे 16 भागों में देश को बांटा गया था। ठीक है, महाजनपदों में, लेकिन सबसे शक्तिशाली कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये सबसे 4 महत्वपूर्ण भाग थे। कौशल राज्य के बारे में देख लेते हैं। कौशल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ है? अवध क्षेत्र, फैजाबाद मंडल में पड़ता है। कौशल राज्य की राजधानी क्या है? साकेत है उत्तरी भाग, श्रीवास्ती है दक्षिण भाग। कौशल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? प्रसेनजीत था। कौशल राज्य का चरमोत्कर्ष किस राजा के? प्रसेनजीत के शासनकाल में इस राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। वत्स राज्य, वत्स राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ? इलाहाबाद तथा बांदा तक था। वत्स राज्य की राजधानी कहाँ थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक, वत्स राज्य का प्रमुख शासक था उदयन, बोलते थे वत्स को। और अगला है अवंती, देख लेते हैं। अवंती राज्य, अवंती का भौगोलिक विस्तार कहाँ था? पश्चिमी और मध्य मालवा तक है, बता भी चुके हैं हम आपको। अवंती राज्य की राजधानी किसे माना जाता था? उज्जैनी। उत्तरी अवंती माहिष्मती, ये कहते थे दक्षिणी अवंती। नाम खूब सुना होगा माहिष्मती आपने। गौतम बुद्ध के समय अवंती का रास्ता था, राजा कौन था? प्रद्योत। ये 4 जो हैं हमने आपको बताया ना, वत्स, अवंती, मगध, कौशल, ये 4 प्रमुख शक्तिशाली राज्य थे। मगध का कौन था? मगध का दक्षिणी विस्तार दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद था इसका विस्तार। राजधानी, मगध की राजधानी थी, इंपॉर्टेंट है, राजगृह या गिरिवज्र बोलते थे। मगध राज्य का साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में, उदय के रूप में प्रमुख कारण क्या था? मगध देखिए 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ, सामरिक शक्ति की महत्व की स्थिति, एक समृद्ध उर्वरा क्षेत्र में स्थित और अच्छा संचार तंत्र था, अच्छा सामरिक दृष्टि से भी मजबूत था, घिरा हुआ था पहाड़ियों से। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मगध मजबूत था। शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक विस्तार नीति, ये कारण रहे आप प्रमुख, जिसके कारण मगध देश एक साम्राज्यवादी और मजबूत शक्ति के रूप में उभर के आ गया है।
अगले देखते हैं, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त वंश। नोट कर सकते हैं, बृहदत्त वंश पुराणों के अनुसार मगध पर राज करने वाला पहला राजवंश था। बृहद्रथ वंश के किस राजा ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था? जरासंघ ने। बुद्धकालीन भारत के गणराज कौन कौन थे? कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग्य, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगांव के कोलीय, ठीक है, कोशी नारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पली के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। ये बौद्धकालीन भारत के गणराज्य हैं। चलिए हर्यक वंश देखते हैं। मगध वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? यह बिंबिसार को माना गया है। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक का इतिहास बता रहे हैं आपको। राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? यह था हर्यक वंश थे। राजा बिंबिसार का शासनकाल रहा था 544 से 492 ईसा पूर्व। जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार ने किस अंग राजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया? ब्रह्मदत्त को पराजित करके। बिंबिसार के पश्चात मगध राज्य का कौन शासक बना था? देखिए, अजातशत्रु बना था। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस अन्य नाम से अजातशत्रु कहते थे? कुणिक। प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, ठीक, हर्यक वंश के थे जो थे। सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिग्राम की अंतर शक्ति को पहचाना, जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ। कौन? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु के पश्चात मगध सम्राट का शासन कौन बना? उदयन या उदयन उदभद्र बना। तो बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु, अजातशत्रु के पश्चात उदयन बना। उदयन या उदयभद्र का शासन किस काल के कब से कब तक माना जाता है? 460 से 444 ईसा पूर्व माना जाता है। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? देखिए, अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने की थी। अपने पिता की हत्या के कारण उदयन को कहते थे पितृहंता, ठीक है। अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने, इसीलिए उसको हर्यक वंश के कौन सा शासक जो पितृहंता कहलाया था? उदयन या उदयभद्र कहते थे, ठीक। अजातशत्रु की हत्या उदयन, ठीक है। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने कराई थी? उदयन ने, देखिए, पाटलिपुत्र की नगर की जो है स्थापना की थी। हर्यक शासक उदयन किस मत का? जैन मतानुसारी था, जैन धर्म का अनुयायी था उदयन। हर्यक वंश का देखिए अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। नागदशक को कहते थे पुराणों में दर्शक। देखिए, हर्यक वंश के बाद देखते हैं शिशुनाग वंश। कब से? 412 से 344 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई? शिशुनाग। हर्यक वंश के बाद कौन आया? शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग का शासनकाल कब से कब तक चला? यह साला 412 से 394 ईसा पूर्व तक चला। गिरिवज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी वैशाली को। शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का कौन शासक रहा था? शिशुनाग के पश्चात आया था कौन? कालाशोक आए हैं। पुराणों में कालाशोक को कहते थे काकवर्ण, ठीक। बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति, पहली संगीति बताई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी बौद्ध धर्म की। दूसरी हुई थी शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक का शासनकाल कब से कब तक था? 366 ईसा पूर्व तक रहा उनका। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो था नंदवर्धन या महानंदी। शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारों का शासनकाल कब तक रहा? ये 344 ईसा पूर्व रहा। अब आता है आपका नंदवंश। नंदवंश 344 से 324 से 23 ईसा पूर्व तक नंदवंश का शासन था। नंदवंश के विषय में जानते हैं। नंदवंश के पतन के शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई? देखिए, नंदवंश की स्थापना हुई। नंदवंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी, और इनको उग्रसेन के नाम से जाना जाते हैं।
तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। यूनानी शकुन्तला घनानंद को क्या नाम दिया गया है? अग्रमीज नाम दिया गया था। ठीक है, जिसे कहते हैं अग्रसेन का पुत्र। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? घनानंद को कहा गया। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, नंद वंश के कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता था। महाबोध के अनुसार इनके नाम हैं, देखिए नाम दिए हुए हैं सबके। ठीक, बहुत साहित्य के अनुसार बिंबसार से नंदों तक के राजवंश का शासनकाल देखिए। हर्यक वंश हमने बता भी दिया आपको। हर्यवंश का देखिए 544 से 412 प्रमुख शासक देखिए बिंबसार आए, उसके बाद अजातशत्रु आए, उसके बाद उदयन आए, उदयन या उदय भद्र जिनको कहते थे। ठीक है, ये शासनकाल है इनके। इसी तरह सुशनाग आए, शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, ठीक है, जिनको काकवर्ण भी कहा गया। कालाशोक के 10 पुत्र आए। उसके बाद नंदवंश, नंद की स्थापना की थी महापद्मवंश ने, अग्रसेन ने, उसके 8 पुत्र आए। और इसमें देख लेते हैं पुराणों के साथ बिंबसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल देखिए रहा। शिशुनाग रहा, फिर काकवर्ण, फिर छोम धर्मन, क्षेमजत, बिंबसार, अजातशत्रु, दर्शक, उदयन, नंदीवर्धन, महानंदी, महापद्म। ठीक है, ये शासनकाल है। 40 वर्षों तक शिशुनाग ने सबसे अधिक शासन किया। उसके बाद काकवर्ण ने 26, आप देख सकते हैं। उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? मगध राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी से हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से हुआ था। कौन सा राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर स्थित था? वो था मगध। ठीक है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज थी, या जिसे कहते थे राजगृह। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के समय के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु अपने पिता का वध करके गद्दी बैठा था और अंत में उसी के पुत्र ने उसी का हत्या की। ये शासक था अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? वो था अजातशत्रु। ठीक है, वज्जी गणराज को हराकर मगध में शामिल किया। मगध का कौन सम्राट अपरो परशुराम महापद्मवन को कहा जाता है? नंद राजाओं का उल्लेख मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है नंद राजाओं का उल्लेख। किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजाओं के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? ऐसा मिलता है कलिंग में। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज के राजा थे? वो थे अवंती के। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था नाम। उदयन और वासवदत्ता की दंतक कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है उज्जैन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित था? वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में देखने को मिलती है, पहली रिपब्लिक डेमोक्रेसी। महाजनपद युग में 16 महाजनपदों में से किस जनपदों के नाम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है, लेकिन मगध, अश्मच और कंबोज का उन्होंने उल्लेख इसमें किया है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाली की राजधानी आही छत्र थी। 16 महाजनपद युग में मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन थी। चंपा की राजधानी अंग थी और सुक्तमती की राजधानी चेदी थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था अश्मक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद कहाँ पर स्थित था? ये था राजस्थान में। श्रीवस्ती का नगर विन्यास कैसा था? अंधचंद्र का था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? शिशुनाग के द्वारा किया गया था। कौन सा राजा वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था इसने? तो शिशुनाग ने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मगध पर मौर्यों ने शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य नाम क्या था? जीवक। बिंबसार के दरबार में था जीवक। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित था? यमुना। वज्जी महाजनपद कुल कितने गणों का संघ था? 8। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? वो था वज्जी।
गंगा घाट में कुल कितने महाजनपद थे? 10 थे। कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण भाग में स्थित था? अश्मक सबसे दक्षिण में स्थित था। माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? माहिष्मती जनपद था अवंती में। पाटलिग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? पाटलिपुत्र अजात शत्रु द्वारा इसका दुर्गीकरण किया गया। बिहार को मगध कहते थे। मगध की राजधानी राजगिरी की प्राकृत भाषा थी राजगाह। कौन सा राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली, जो काशी था वो 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अगला देखते हैं, किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की थी? एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की स्थापना की रचना की थी डी कौशाम्बी में। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को। किस काल के सिक्के हैं? ठीक है, उस समय के विषय में, इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स। हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस। प्राचीन सिक्कों को भारत के हम कहेंगे आहत सिक्के। जो पुराने सिक्के हैं उनको पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये पंचमार्क सिक्के जो बने होते थे ये चांदी के बने होते थे और इसकी व्याख्या रेपसन ने की थी। परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध धर्मों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कौन थे? वे कहाँ के? उज्जैन के निवासी थे परमार्थ। ठीक है, उन्होंने 20 वर्षों तक अधिक वहाँ चीन में रहकर वहाँ के बौद्ध धर्मों का चीनी भाषा में अनुवाद कराया था। ठीक है, पूर्वी भाग तक दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों की विशेषता है? पांचाल। सिक्कों पर एक तरफ देवता का पृष्ठ मतलब अंकन होता था। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के कारण पांडवों ने अपनी राजधानी कौशाम्बी बनाई। प्राचीन नगर के अवशेष कुंभकार स्थल में प्राप्त हुए थे पाटलिपुत्र के। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। राजगृह के राजकीय चिकित्सक दीवक को किस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है? सालवली। ठीक है, मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के द्वारा हुआ। अवध की को किस नाम से जाना जाता था? अवध को कहते थे कौशल। चलिए देखते हैं सिकंदर का भारतीय अभियान। हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत के किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर मैसिडोनिया का निवासी था। विजय के उद्देश्य से भारत में अपना अभियान उसने 326 लिखे 326 ईसा पूर्व में उसने अपना भारत में अभियान प्रारंभ किया। और सिकंदर का पूर्व से युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर और सिकंदर ने निकैया और बऊ केफला नगरों की स्थापना की थी भारत में। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंशों का शासक था। ठीक है, नंदों का शासन था। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद समकालीन था उस समय। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? मसग अश्वक राज्य की महिलाओं ने शस्त्र उठाया था। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे? भाई उस समय यह है कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। आपको मालूम, भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। उसकी जो फौज थी सिकंदर की वो बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। भारत में शुरुआत से ही जयचंद का प्रभुत्व रहा है। अंदर स्वयं के जो देशद्रोही रहे हैं, गद्दार रहे, इसी के कारण उस सिकंदर का शासन यह रहा। भारत चाहे सिकंदर हो चाहे अंग्रेज हो, भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन से यूनानी विद्वान उसके साथ आए थे? देख लीजिए, नियार्कस सिकंदर के साथ आए थे, आर्नी सिक्रटस आए थे, अरिस्ट बुल्स आए थे। ये यूनानी विद्वान भारत आए थे। मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सभ्यता का केंद्र था? खोतान था। सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा था? भारत में वो रहा था 19 माह तक। सिकंदर के समय व्यास नदी के पूर्व कौन सा शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? यौदेह स्थित था।
तो क्या प्रभाव पड़ा सिकंदर के आक्रमण का भारत पर? भारत और पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध दृढ़ हुए। पश्चिमी भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए। भारत और यूनान के घनिष्ठ संबंध से आवागमन के लिए समुद्री और स्थलीय मार्ग खुल गए। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में भी उल्लूक शैली के सिक्के ढाले गए। ये सुनो, इंपॉर्टेंट है। उल्लूक शैली के सिक्के ढाले गए, जैसे यूनानी मुद्राओं में उकेरे हुए होते थे। भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। कला और ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। गांधार और यूनानी कला शैली का विकास हुआ। दर्शन और गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। यूनानी शासन पद्धति में भी भारतीय शासन पद्धति का मतलब हर क्षेत्र प्रभावित हुआ। स्काईलैक्स जैसे यूनानी भारत की को यात्रा पर आए थे। स्काईलैक्स ने भारत के पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत के अधिक पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। तो खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म सिकंदर के आक्रमण का ही प्रभाव है। ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए। सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए। तो ये रहे तो आपका सिकंदर के आक्रमण भारत पर प्रभाव। अब विद्यार्थियों हम कवर करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन और उसका भारत पर पड़ने वाला प्रभाव।